नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। में एक बार फिर पहुंचा हूं कांग्रेस भवन और कांग्रेस भवन में गरिमा जी से बात करेंगे क्योंकि चंपावत में कुछ बड़ा करने की फिराक में है कांग्रेस। कौन चैलेंज देने पहुंचा है धामी को चंपावत में? सबसे पहले गरिमा जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। चेहरे पे कुटिल मुस्कान है, किसको भेज दिया धामी को चैलेंज देने के लिए? नहीं, कांग्रेस पार्टी संघर्ष का दूसरा नाम है और कांग्रेस पार्टी चाहे समीकरण कुछ भी हो, हमने मजबूती के साथ वहाँ पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर पहुँचा हुआ है और तो और दिल्ली से हमारे प्रदेश प्रभारी भी कल ही वहाँ पहुँचे हैं और मुझे लगता है कि अंतिम पायदान पर अब चुनाव है अपने अंतिम चरण में। तो ऐसे में पूरा जोर कांग्रेस पार्टी लगाएगी, जितना हमसे हो सकेगा उतना हम पूरा दमखम के साथ, क्योंकि हमें नहीं लगता कि पुष्कर सिंह धामी वो व्यक्ति हैं जिनके पास कोई विजन उत्तराखंड को आगे ले जाने का है। तो जैसा खटीमा की जनता ने हर्ष धामी जी का किया, हम चंपावत की जनता से भी वही अपेक्षा कर रहे हैं कि चंपावत की जनता भी ऐसे खनन प्रेमी मुख्यमंत्री और ऐसे स्वार्थी मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का काम करेगी ताकि किसी दूसरे नेतृत्व में उत्तराखंड को प्रगति के रास्ते पे ले जाया जा सके। क्या इतिहास दोहरा पाएगी कांग्रेस खटीमा का चंपावत में? मुझे लगता तो है, जातीय समीकरण देखते हुए और जिस तरह की मजबूत नेत्री निर्मला घेतोड़ी जी रही हैं, 30-40 वर्ष उन्होंने अपने चंपावत को दे दिए, एक स्थानीय व्यक्ति होने की वजह से भी और कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा होने की वजह से भी, महिला होने की वजह से भी, और एक जो समर्पित भाव होता है या जो सादगी वाला भाव होता है, ममत्व जिसमें होता है, और कहीं ना कहीं वो झुकाव जनता का उनके प्रति मुझे दिखाई पड़ रहा है। खास करके मातृशक्ति का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितना भी हम सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पे देख पा रहे हैं, मातृशक्ति लाभबद्ध है निर्मला घेतोड़ी जी के साथ। और मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है खुदा तो है नहीं मुख्यमंत्री भी, क्यों नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की वहां पर जीत हम अपेक्षा कर सकते हैं। आपने अपने बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र उतारे हैं, इसके एवज में सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उतरने वाले हैं। कैसे रहने वाला है मुकाबला? क्या मेला दिलों का आने वाला है, वहां पे मेला लगने वाला है? देखिए बहुगुणा जी, ये मुझे बहुत ही हास्यास्पद बात लग रही है कि पुष्कर सिंह धामी के उपचुनाव में, यानी एक विधानसभा सीट पर योगी जी को आना पड़ता है। आज सुना है 5 केंद्रीय मंत्री वहां पर लगातार कैंपिंग कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को स्थानीय अपने भाजपा के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। उनको लगता है हर एक से इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा का भाव है उनके अंदर। संगठन अध्यक्ष के ऊपर तो उनकी टीम के लोग कैसे प्रहार बोल चुके हैं वो आपको पता ही है। उसके अलावा जो तमाम मंत्री लोग वहां पर जा रहे हैं उत्तराखंड के, उनको भी बेरंग वापस लौटा दिया जा रहा है, क्योंकि धामी को ये लगता है कि ये मंत्री मेरा प्रचार तो कम, मेरे पक्ष में तो कम, लेकिन मेरी जड़ों में मट्ठा ज्यादा डालने का काम करेंगे। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे और योगी आदित्यनाथ के भरोसे वो अपनी चुनावी वैतरणी सोच रहे हैं कि पार लग जाएगी, पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि चंपावत की सीधी सादी जनता को अपना कैंडिडेट चाहिए, अपना विधायक चाहिए, पैराशूट कैंडिडेट नहीं। इस बात को मैं थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं, जो गरिमा जी ने कहा है कि मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। 2 दिन मैं भी चंपावत में रहा हूं और अंदरूनी खबरें ये हैं कि चंपावत से बाहर के भाजपा किसी भी नेता को अंदर आने की एंट्री नहीं है। यानी कि खटीमा हो गया, रुद्रपुर हो गया, काशीपुर हो गया, वहां से भी नेताओं को मंगाया नहीं जा रहा है या बुलावा नहीं जा रहा। पता नहीं किस बात का डर लग रहा है। गरिमा जी, चंपावत बहुत ठंडा इलाका है और नेपाल से सटा हुआ इलाका है और उस क्षेत्र में विकास भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जब हमने जनता से बात करी तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि अगर पुष्कर धामी यहाँ से विधायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हो सकता है यहाँ का बेड़ा पार हो जाए, क्योंकि वो सड़क भी आजकल ताज़ी ताज़ी बनती हुई नजर आई है। तो जनता कुछ उम्मीद लगाए बैठी है, तो इन उम्मीदों पर भारी कैसे पड़ेगी कांग्रेस? मैं तो चंपावत की अपनी प्रबुद्ध जनता से ये सवाल उल्टा पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को लगातार शायद आप वोट कर ही इसीलिए रहे हैं कि कुछ आपका जीवन सुधर जाए या आपके जीवन स्तर में कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन कितनी बेहतरी आई? आज तो लोग रो रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे पुराने दिन हमको लौटा दो। महंगाई का जो आलम है, बेरोजगारी का जो आलम है, अर्थव्यवस्था का जो आलम है, आज भ्रष्टाचार का जो आलम है, ग्रामीण सड़कों का जो हाल है, आज की समाचार पत्र आप उठाकर देखिए कि पीएमजीएसवाई में पैसा खत्म हो चुका है, ग्रामीण सड़कें नहीं बनेंगी। कई गांव 395 गांव जो हैं वो खतरे की जद में है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? 4
चार धाम यात्रा के लिए जो मुख्यमंत्री कुछ ना कर पाया हो वो चंपावत के लिए भला क्या करेगा। तो ऐसे में उस खटीमा की जनता ने पुष्कर सिंह धामी को नकारा है, जो लगातार उनको सिरोधार्य करते हुए आ रही थी। विधायक तो वहीं से बने ना, विधायक बने तभी मुख्यमंत्री बने, और उस खटीमा की जनता ने अगर इस बार उनको नकार दिया तो कुछ तो बात रही होगी। तो ऐसे में चंपावत की जनता को भी ये समझना होगा, सोचना होगा कि जिन अच्छे दिनों की ताक में या फेर में आप निरंतर दिन पर प्रतिदिन भाजपा को वोट करते जा रहे हैं, आपके और दिन जो है गर्त में जा रहे हैं, आपके बच्चे गर्त में जा रहे हैं, ये देश गर्त में जा रहा है। देश गर्त में जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आपने चार धाम यात्राओं की बात करी है, और चार धाम यात्राओं से मुझे सतपाल महाराज जी का एक बयान याद आ गया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का एक यहाँ पे जो है सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या अपने यहाँ सुशांत सिंह राजपूत से बढ़िया नहीं है? क्या लोकल फॉर वोकल की कमी हो गई है जो सुशांत सिंह राजपूत को याद किया जा रहा है, और वो भी इस समय जब चार धाम यात्रा चरम पर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ले जाती दामादों की तरह है, लेकिन जब मारती है तो कसाईयों की तरह मारती है। वही हश्र अब सतपाल महाराज का दिखाई पड़ रहा है। बुढ़ापे में ऐसा लग रहा है कि उनको अपनी हंसी उड़ाने का या हास्य का कारण बनने का शौक सा हो गया है, और ऐसे में लगातार जिस तरह से वो उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं और जिस तरह से सरकार उनको हाशिए पर डाल रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं, लेकिन जिम्मेदारी केदारनाथ की सुबोध उनियाल को और बद्रीनाथ की धन सिंह रावत को देकर सरकार ने ये साबित कर दिया कि ये निष्क्रिय मंत्री हैं और इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पूरे कंट्रोवर्सी को फ्लेयर अप करने की जरूरत क्या थी? आपको विवादों में घिरने का ज्यादा शौक हो गया लग रहा है, या सस्ती लोकप्रियता का इस बुढ़ापे में आपको शौक होने लगा है? तो ऐसे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड के पास अपने गौरवान्वित करने वाले महापुरुष बहुत हैं, हमारे पास अपने असट्स बहुत हैं। चाहे वो आप गौरा देवी ले लीजिए, बछेंद्री पाल ले लीजिए, ताशी नुंगशी ले लीजिए, कोई कमी नहीं है हमारे पास। लेकिन गरिमा जी, इन नेताओं के तो नजदीक के चश्मे काम ही नहीं करते। ये तो सारे, मुझे लगता है कि ये सारे नेता दूर का चश्मा लगाए बैठे हैं। पता नहीं कौन से देश से या दुकान से आयात करते होंगे दूर के चश्मे। अपने यहाँ नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, तीलू रौतेली, कमी है क्या? नहीं, कोई तुक नहीं बनता था। सुशांत सिंह राजपूत आज दिवंगत हैं और हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक मूवी आकर बना देने से, और मूवी में भी वो केवल एक्टिंग कर रहे हैं मात्र, ऐसा नहीं है कि उसके जीर्णोद्धार के लिए या उत्थान के लिए केदारनाथ का कोई उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हो। तो ऐसे में आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप बॉलीवुड के किसी एक्टर को आयात करें या उसका सहारा लें चार धामों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए। फिर आपने थूक कर चाटा ही, लेकिन उसमें भी आप गलती कर गए कि आपने सेना प्रमुख सीडीएस रावत की बात कर दी। भाई, क्यों आप सेना और धर्म को मिला रहे हो? क्यों उसका मिश्रण कर रहे हो? दोनों अलग चीज़ हैं, जुदा चीज़ हैं। अगर आपको केदारनाथ आने का लोगों को निमंत्रण देना है तो आप शंकराचार्य की लगाइए मूर्ति, आप सेल्फी पॉइंट्स वहाँ बनाइए, आप धर्म को ही प्रचारित प्रसारित करिए। ये नहीं कि आज हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए राजनीति की या फिर सेना की ज़रूरत पड़ने लगे। तो मुझे लगता है उससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं होगा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा, और वाकई में 22 साल बने हुए उत्तराखंड को हो गए, और वो सब कुछ हो रहा है उत्तराखंड में जो पिछले 22 साल से नहीं हुआ है। चलिए, चार धाम यात्रा से लौट के थोड़ा सा अपनी उत्तराखंड की राजनीतिक यात्रा पे आ जाता हूँ। कर्नल कोठियाल जी ने भाजपा ज्वाइन करी है। भाजपा ज्वाइन करते हुए तीखे प्रहारों से सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है, और तीखे प्रहार करने वालों में आपके ही पूर्व उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट जी भी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं दोनों में, क्योंकि दोनों ने ही दल बदल किया है? नहीं, देखिए, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष जो कि पार्टी छोड़कर गए हैं, माननीय ज्योत सिंह बिष्ट जी, पूरा सम्मान उनके प्रति है, और पूरी विनम्रता के साथ उनसे कहना चाहती हूँ कि कहीं से कहीं तक आपको कोई भी नैतिकता के हिसाब से ये नहीं बनता है अधिकार कि आप कर्नल कोठियाल के ऊपर एक शब्द भी बोलें, कुछ भी टिप्पणी करें, क्योंकि जितना कुछ मैंने सुना आपने बोला कर्नल कोठियाल के लिए, वो आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर हारने के बाद कर्नल कोठियाल को पूरे प्रदेश में दौरा करना चाहिए था, यह आपका कहना है, तो फिर आपको भी वही करना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया जो आप कर्नल कोठियाल के लिए कह रहे हैं कि बड़ा सम्मान आम आदमी पार्टी ने दिया, बड़ा विश्वास उनके ऊपर जताया, लेकिन वो पीठ में छुरा भोंक कर चले गए। तो आपने क्या किया ज्योत सिंह बिष्ट जी? मैं बिष्ट जी से पूछना चाहती हूँ। और जहां तक कर्नल कोठियाल का सवाल है, तो वो पहले दिन से मैं कह रही हूँ वो खोटा सिक्का है, कम से कम राजनीति के क्षेत्र में। आप सेना में एक अच्छे अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, आपने बहुत अच्छा कार्य केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए किया, लेकिन वो आपका एक पेशेवत आपने किया, आपकी पोस्टिंग वहां पर हुई थी और आप उसकी सैलरी ले रहे थे, वो आपका काम था, प्रोफेशन था। लेकिन
इसके साथ ही मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि राजनीति में जिस तरह का माइंडसेट चाहिए, राजनीति में जो जो गुण चाहिए, वो कर्नल कोठियाल में कहीं से कहीं तक नहीं है। और कर्नल कोठियाल का हश्र जो आम आदमी पार्टी में था, वही हश्र भारतीय जनता पार्टी में भी होगा, आप निश्चित जान लीजिएगा। क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश ही खूब बैठे हैं, जो बाहरी व्यक्ति को आत्मसात करते ही नहीं। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया सतपाल महाराज का, वैसे ही हरक सिंह रावत जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, उन सबका क्या हश्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्योंकि बड़े गाजे बाजे के साथ ले जाते हैं, दूल्हा दुल्हन की तरह ले जाते हैं, फूल मालाएं पहनाकर, लेकिन फिर जो ठंडे बस्ते में या बर्फ की सीली में लगाते हैं, आदमी को पता ही नहीं लगता जड़ का। तो ऐसे में यही हश्र कर्नल कोठियाल का होने वाला है, क्योंकि कर्नल कोठियाल मिसफिट हैं, कंप्लीटली पॉलिटिक्स के लिए मिसफिट हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ उनकी भारतीय जनता पार्टी में जाकर भी कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस भारतीय जनता पार्टी करेगी, या भारतीय जनता पार्टी बहुत लाभान्वित कर्नल कोठियाल से होगी, या कर्नल कोठियाल भारतीय जनता पार्टी से लाभान्वित होगी। या आप उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं? अभी तो वो बेचारे बच्चे हैं राजनीति के, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, उस लाइन से निकल के आए हैं। नहीं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे ऐसे लोगों से साफ घृणा है जिनकी अपनी रीढ़ की हड्डी होती ही नहीं, जिनका जो स्पाइनलेस होते हैं, जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। जब हम राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने की सोचते हैं तो हम पहले उस दल की आइडियोलॉजी को देखते हैं, उसको भांपते हैं और उससे हम प्रभावित होकर जाते हैं। कर्नल कोठियाल अगर भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे तो फिर शर्तें नहीं रखनी चाहिए थी। आप 2019 से जो है एमपी का टिकट मांग रहे हैं, फिर आप लगातार वहां कुछ ना कुछ ऐसी नेगोशिएशंस कर रहे हैं जिससे आपको फायदा पहुंचे। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित थे पहले दिन से, जो अब आप कह रहे हैं कि मैं तो आरएसएस बैकग्राउंड का हूं, अगर थे प्रभावित आप, तो एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करते ना। क्यों अवसरवादिता और मौका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं आप? गरिमा जी, इतना कड़ा रुख क्यों अपना रही हैं आप? पहले वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर भाजपा में गए। भाई ये संभावनाएं तो खुली हैं, अब एक कांग्रेस बची है। आप भी इतना कड़ा रुख अपनाएंगे तो हो सकता है कभी उनका मन अगर 1% बन रहा हो, आप इतना कड़ा रुख दिखाएंगे तो वो तो आएंगे नहीं, वो कहेंगे यहाँ तो बेकार है। नहीं, आप देखिए, राजनीति में पदार्पण 1 साल पहले करते हैं और 1 साल के अंदर ये दूसरी पार्टी बदल लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कांग्रेस में अगर आ भी जाएंगे तो क्या करना? आप बताइए। जो बेपैदे के आप स्वीकार करेंगे उन्हें या नहीं करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें स्वीकार करना चाहिए। ये मेरा फैसला नहीं होता, मेरे स्तर पर नहीं होता ये फैसला कि किसको पार्टी में लेना है, किसको नहीं लेना है। लेकिन एक छोटी सिपाही के रूप में, एक छोटी कार्यकर्ता के रूप में इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस तरह के लोगों से हमारी विचारधारा आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि विचारधारा आपके मन मस्तिष्क पर एक गहरी छाप छोड़। विचारधारा रहे कहाँ की गरिमा जी? कपिल सिब्बल जी इतने उम्र दराज आदमी, इतने अनुभव आदमी, पूरी विचारधारा को फॉलो करने वाले। कल आपने भी देखा है क्या हुआ है, सभा में चले गए, राज्यसभा का नॉमिनेशन कर गया। विचारधारा की तो अब आप बात करो मत। मैं इनकार कर रही हूँ, कपिल सिब्बल जी सपा में नहीं गए हैं ना, उन्होंने सपा ज्वाइन करी है और बार बार अपने वक्तव्य में उन्होंने ये बात कही है कि मैं कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं गया हूँ। मैंने पहले भी ये कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, लेकिन व्यक्ति का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, जब उसको लगता है कि मुझे अब कुछ और करना चाहिए या कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो उसी के चलते राज्यसभा में समाजवादी पार्टी उनको समर्थन जरूर दे रही है, पर उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करी। चलिए अब समाजवादी पार्टी से और कपिल सिब्बल से हम अपनी गाड़ी को घुमाते हुए नोएडा पहुंचाते हैं और नोएडा का जो भूमि घोटाला है वहां से घुमाते हुए उस गाड़ी को उत्तराखंड ले आते हैं। वो गाड़ी घूमते घूमते उत्तराखंड आ गई, पहले उसकी आंच ब्यूरोक्रेट तक पहुंची और अब पॉलिटिकल तक पहुंच गई है। सुनने में यह भी आ रहा है कि साकेत बहुगुणा जी के जो सास ससुर हैं, विशेष सूत्रों से पता चला कि वो भी उसमें संलिप्त हैं। क्या हो रहा है उत्तराखंड में? और धामी जी ये कह रहे हैं कि ये तो प्रदेश से बाहर का मामला है, कानून अपना काम करेगा। गरिमा जी, कितनी शर्म की बात है अगर हमारा मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देता है तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तो जग गई। उन्होंने तो अपनी जनता को भी बचा लिया लूटने से, ठगे जाने से, और अपनी भूमि को भी बचा लिया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तब भी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे और आज ये पूरे मामले के खुलासे के बाद भी ऐसा लग रहा है कि वो निद्रा से जगना ही नहीं चाहते, या फिर चंपावत उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करना ही उनके लिए एकमात्र उद्देश्य रह गया है। बाकी उत्तराखंड जाए भाड़ में, उत्तराखंड की जनता जाए भाड़ में, यहाँ की अनुसूचित जाति के लोग लूटते रहें और उनके साथ ठगी होती रहे, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे चलते रहें, उनको कोई मतलब नहीं। तो मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, आज 72 घंटे से भी ज्यादा बीत गया है इस मामले के खुलासे को, उसके बावजूद भी किसी अधिकारी का सस्पेंड ना किया जाना, उसके बावजूद किसी भी खादी पहने हुए व्यक्ति को या खाकी पहने हुए व्यक्ति को बर्खास्त ना किया जाना, या आपका फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन ना पता लगना, आपकी नाकामी दिखाता है कि आप जो है
सोते रहे, योगी सरकार ने काम भी कर दिया और अब योगी सरकार ने पूरी थाली सजाकर आपको दे दी कि ये लोग फलाना फलाना लोग आपके वहां भ्रष्ट हैं, बचा लो उत्तराखंड को दीमक की तरह चाटने वालों से। आप फिर भी धृतराष्ट्र बन के बने रहना चाहते हैं। और जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का सवाल है, साकेत बहुगुणा का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने सोच समझकर ही तो बेदखल किया होगा। मुख्यमंत्री पद से हटाया है तो कुछ सोचकर ही हटाया होगा। हाई कोर्ट के जज थे सुना एक जमाने में, कुछ रही होगी बात। तो ऐसे में बहुगुणा जी बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इंडिया बुल्स में भी जाएगी, त्रिदेव इंटरनेशनल कंपनी में भी जाएगी। और कुछ लोगों का लक्ष्य केवल गरीबों को शोषित करना। बातें बहुत बड़ी बड़ी, इतने बड़े खानदान से आते हैं, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के खानदान से आते हैं। आज बहुत दुर्भाग्य होता है, बहुत दुख होता है ये देखते हुए कि पीढ़ी जा किधर को रही है। जो उनकी लेगेसी थी बहुगुणा जी की, बहुगुणा जी ने अपने उसूलों के साथ, अपनी नैतिकता के साथ कभी समझौता नहीं किया। लेकिन आप देखिए बेटे ने क्या किया, उधर बेटी ने क्या किया, और आप पोते और पड़पोते किस राह पर हैं। चलिए, बहुत लंबी वार्ता हो सकती है और समय का भी बड़ा तकाजा है, तो चलिए समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। गरिमा दसोनी जी हैं और बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा बातों के ही पैर होते हैं, यहां से चलती हैं और मिनटों में आप तक पहुंचती हैं। और जो ये पहुंची हैं, क्या वाकई में पुष्कर सिंह धामी जी इस पे कोई निर्णय लेने का मादा रख पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी तक जो पता लग रहा है वो यही लग रहा है कि जो हवा उत्तर प्रदेश से चलती है उसी हवा का रुख अपनाते हुए उत्तराखंड सरकार काम करती है। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।